किसी को हिस्से में घर मिला, किसी के हिस्से में दुका आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। नमस्कार, मैं हूँ शकील सिद्दीकी। नाजरीन, इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की एक सबसे ऐसी मशहूर शख्सियत से जिन्होंने उर्दू अदब में एक अपना अलग मकाम बनाया। नस्र की बात करें या नज़्म की बात करें या उनके अशारों की बात करें, जिन अशारों ने इंसानी ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा और महसूस किया है, ऐसी नज़मों के सरताज कहे जाने वाले उस शायर से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनको मुनव्वर राना साहब कहते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के ऐसे तमाम पड़ाव उर्दू अदब को दिए। नस्र और नज़्म में जिस तरह की एक तरह से नक्काशी की और जिस तरह से एक अक्कासी अपने शेरों के ज़रिए की और इंसानी ज़िंदगी को इतने करीब ले आए अपने अशार के ज़रिए, अपनी गज़लों के ज़रिए। सीधा रुख करते हैं मुनव्वर राना साहब की तरफ। मुनव्वर राना साहब, जिस तरह से आप काफ़ी अरसे से आपने उर्दू अदब में न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बैरूनी मुल्कों में भी काफ़ी एक आला मकाम हासिल किया, और मौजूदा वक्त जो हिंदुस्तान में चल रहा है और जिस तरह की सियासत चल रही है कोरोना को लेकर, जिस तरह से हिंदुस्तान की हुकूमत जो एक रोल अदा कर रही है और सूबे की हुकूमत का जो एक रोल है, उसके बारे में आप सबसे पहले रोशनी डालिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मालूम नहीं होता है कि कोरोना के आने की देश को खुशी हुई या दुख हुआ। इसलिए कि ये थाली बजवा रहे हैं, चिराग जलवा रहे हैं, फूल चढ़वा रहे हैं, तो यही नहीं मालूम ये सब खुशी के मकाम में ये सब होता है। दूसरी बात ये है कि जो बदइंतज़ामी जो पूरे मुल्क में जो फैली, इसकी वजह से इतना नुकसान हुआ, इतने लोग मरे, इतने लोग मर रहे हैं, इससे ये समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है और कैसे हुआ। अभी जब इतने लोग मर गए, जिस दिन से बंद हुआ था हिंदुस्तान, उसी दिन से लोगों ने भागना शुरू किया था। उसी दिन से अगर तस्वीरें देखी जाए तो ये नोएडा में, उधर पंजाब वाले बॉर्डर पर, मुंबई वाले बॉर्डर पर, साउथ वाले बॉर्डर पर लाखों लोग खड़े हुए थे जाने के लिए। ये कोई कल की बात नहीं है। अब इतने लोग मर गए, माफ़ कीजिएगा, ये हुकूमत को जानना चाहिए कि जितने लोग इस शराब खुलने के बाद शराब पी के मर गए, उतने लोग कोरोना की बीमारी में भी नहीं मरे। जितने लोग सड़क हादसों पर चलते हुए, सड़क पर चलते चलते गिर कर मर गए, जो सड़क पर चलते चलते हुए बीमार हुए मर गए, उतने लोग कोरोना में भी नहीं मरे। तो इस बदइंतज़ामी में हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को, इतने इतने हिंदुस्तानियों को मार डालना, इस पर तो हुकूमत पर केस होना चाहिए कि कम से कम ये जो 20 लाख करोड़ का ऐलान हो रहा है, इसमें से 1 लाख करोड़ उन गरीबों के घरों को दिया जाए, घर बना के दिया जाए और हर तरह की उनको सहूलत दी जाए जो सड़क पर मर गए। और मैं ये भी कहता हूँ कि जिस जगह जो मजदूर मरा है, उस सड़क का, उस इलाके का नाम उस मजदूर के नाम से होना चाहिए, उस मरने वाले के नाम से होना चाहिए। क्या ये हिंदुस्तान एक कत्लगाह बनता चला जा रहा है कि जो शराब पी के मरे जा रहे हैं, सड़क पर चले मरे जा रहे हैं। कितनी बेशर्मी की बात है कि शान से हम कहते हैं 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन, और सड़क के किनारे औरत जो है वो बच्चा जनती है, 400 किलोमीटर से चली आ रही है, वो रास्ते में बच्चा जनती है और फिर बच्चे को गोद में उठा करके 400 किलोमीटर के लिए चल देती है। माफ़ कीजिएगा कि जिस हुकूमत में, जिस इलाके में ये होता है, उस इलाके के जितने IAS, IPS इस तरह के लोग हैं, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, उनको ज़िंदगी भर वर्दी देखने के लिए तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये है कि कुछ भी नहीं होगा। हमें मालूम है सिर्फ 20 लाख करोड़ बांटा जाएगा, इतना होगा, उतना होगा। सिर्फ इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबी है, मुझे भी अच्छी लगती है साहब, कि 15 रुपए का आलू रात में था, मोदी जी ने ऐलान कर दिया, सवेरे 20 रुपए का हो गया। तो ये जो ब्लैक मार्केटिंग है, ये जो लूट मार है, ये लूट मार का मुल्क पूरा होकर रह गया है। जो सच बोलता है उसको देशद्रोही,
हम सच बोलेंगे हमें पाकिस्तान रवाना कर देंगे, जैसे जैसे हिंदुस्तान इनके बाप का है, जिससे जी जाएगा जहाँ हम भेज देंगे। तो ऐसे नहीं चल सकता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा जिस तरह से गरीबों को आपने मारा है और बर्बाद किया है। आपने जिक्र किया कि जिस तरह से हिंदुस्तान में शराब खानों को खोला गया और उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खोली गई, आपने ट्वीट भी किया था इस पर कि आप शराबियों को शराब पिला रहे हो तो नमाजियों को गोश्त भी नहीं, खिला। नमाजी की बात नहीं थी, गोश्त खाने वालों को। गोश्त की दुकानें भी खुलनी चाहिए। और WHO की और एक रिपोर्ट भी इस पर आई थी, और जो अमेरिकी साइंटिस्ट ने भी इस पर एक रिपोर्ट दी थी, और उनका ये कहना था कि शराब पीने से, यानी शराब में अल्कोहल होता है जो इंसान के जिस्म के ख़ास हिस्सों को अटैक करता है, और उसके चलते इस तरह के वायरस जल्दी इंसान पर जो है हावी हो जाते हैं। लेकिन गोश्त खाने से कोरोना नहीं होता है, क्योंकि उसमें ऐसे तमाम प्रोटीन और ऐसे तमाम अज़ा होते हैं जिसके चलते शराब के बनिस्बत गोश्त खाने से इंसान ज़्यादा महफूज रहता है। देखिए, ये लंबी कहानी है। गोश्त अगर खोल देते, या खोलना इसलिए ज़रूरी है कि उस कम से कम उत्तर प्रदेश में 4 लाख लोगों की रोजी रोटी इस कारोबार में चलती है। उनमें 4 लाख में 1.5 लाख हिंदू हैं जो गोश्त बेचते भी हैं, गोश्त लाते भी हैं, जानवर लाते हैं, फिर ट्रक पे लाद करके ले जाते हैं, ट्रॉली पर ले के चलते हैं। टोटल मिला के तकरीबन 4 लाख उत्तर प्रदेश में लोग हैं जो इस गोश्त के कारोबार से जिंदा हैं। अब अगर ये 4 लाख अगर डकैत बन जाएं, लुटेरे बन जाएं, नकली दवाएं बेचने वाले बन जाएं, शराब बेचने वाले बन जाएं, तो आप उनको मुजरिम आपको नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि मुजरिम आप पैदा करते हैं, मुजरिम आप बना रहे हैं, मुजरिम आपने बना दिए हैं। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि अगर झोपड़ी भी तोड़ी जाती है तो बताया जाता है ये झोपड़ी को वहाँ बसाया जाएगा। अचानक आपने ये कर दिया और पूरे मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। प्रधानमंत्री एक तरफ तो बुलेट ट्रेन चलाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ अपने एक बयान में कहते हैं कि जो लोग हवाई चप्पल पहनकर चल रहे हैं उन्हें हवाई जहाज़ में होना चाहिए। जबकि तस्वीरें जो पूरे मुल्क से आ रही, हिंदुस्तान से आ रही, कि ट्रेन से कोई कट रहा है, सड़क पर चलते चलते कोई गश खाकर गिर जाता है, मर जाता है, यानी यहाँ तक कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, औरतें हैं, उन तक की भी मौतें हुई, और कई हज़ार मौतें अब तक हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में हो चुकी हैं। जबकि अभी कांग्रेस ने ये कहा था कि हम 1000 बसें उत्तर प्रदेश के लिए दे रहे हैं, जो अलग अलग सूबों से उत्तर प्रदेश में लोगों को लाया जाएगा। उस पर एक तरह की कंट्रोवर्सी जो सत्तारूढ़ पार्टी ने की है, और मुख्यमंत्री का जो एक अपना रद्द-ए-अमल रहा है कि उन्होंने एक शोशा लगा दिया कि ड्राइवर्स के लाइसेंस जो है आप जमा कराइए, फिटनेस के पेपर जमा कराइए, जबकि होना ये चाहिए था कि सीधे सीधे परमिशन देनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी जो बोले उतने पढ़े लिखे नहीं है जितने हम पढ़े लिखे हैं। माफ़ कीजिएगा, ये हवाई चप्पलों के कारखाने इस मुल्क में है तो उससे अंदाज़ा होता है कि गरीबों के पाँव भी होते हैं, वरना गरीब पैदल सड़कों पर चलता, बजरी पे चलता, और उसके पैर ही गायब हो गए होते। जैसे ये सफ़र करने वालों के पैर टूट गए, इतने इतने मोटे मोटे पैर हो गए कि वो भी काटे ही जाएंगे पैर, तो वो पैर ही नहीं रह जाते। तो हवाई जहाज़ तक इस मुल्क का हर आदमी नहीं पहुंचेगा। हवाई जहाज़ उनके ऊपर से गुजर सकता है, ये तो हमेशा से होता आया है, होगा। जाहिर तौर पर ये बिल्कुल सही बात है कि प्राइम मिनिस्टर, एक प्रधानमंत्री जो देश का मुखिया भी, देखिए ऐसा है, एक मिनट, जो आप अभी बता रहे हैं कि वो पेपर्स नहीं है गाड़ी के, और ऐसा है, इमरजेंसी एक लफ्ज़ है। आपने बिल्कुल लोगों को यकीन में लिए, लोगों को बताए बगैर अचानक ऐलान कर दिया, बंद कर दिया पूरे मुल्क को, और लोगों को मार दिया, लोगों का कत्ल करवा दिया। अब आप कागज़ ढूंढ रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, यही मुल्क है, जब इलेक्शन होता है तो कोई कागज़ नहीं ढूंढा जाता है, सब गाड़ियों को उठा के ट्रक से माल उतरवा करके कहीं स्टोरेज में, और ट्रक को भेज दिया जाता है इलेक्शन ड्यूटी में। कोई कागज़ चेक नहीं किया जाता है। जब आप इलेक्शन ड्यूटी में बग़ैर कागज़ देखे हुए
बगैर ट्रक के तमाम फिटनेस और सब देखे हुए आप उसको गाड़ी को भेज देते हैं इलेक्शन ड्यूटी में, तो आपको शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि उसके पेपर देखेंगे तब हम उनको नोएडा से दिल्ली आने देंगे, दिल्ली से लखनऊ आने देंगे? आपको ट्रक देख के कागज देखने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही काफी है कि ये गरीबों को लेने के लिए ले जा रहे हैं। इसका मतलब है कल जब लाश लेकर के कोई ट्रक जा रहा होगा, उसके कागज पूरे नहीं होंगे तो आप ले लेंगे, लाश वहीं सड़ती रहेगी और लोग उस बदबू के साथ और मरते रहेंगे। आप तमाशा बना रहे हैं इस मुल्क को, और अगर कोई अच्छी बात कहता है आप उसको फौरन बोल देते हैं कि ये कांग्रेसी है, ये कम्युनिस्ट है, ये है आतंकवादी है, देशद्रोही है। आप मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, आप मुल्क को ख़त्म करके आप मानेंगे? मैं हिंदुस्तान की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि इनकलाब को आवाज़ दीजिए और ये जो गलतियाँ कर रहे हैं इसके खिलाफ जाइए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से कहिए कि हमारे साथ इंसाफ कीजिए। आप इंसाफ कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ फैसले कर रहे हैं। एक सवाल और उसके बाद आखिरी सवाल होगा। पीएम केयर फंड बनाया गया और उसमें ये कहा गया कि हिंदुस्तान में जो जिस तरह से कोरोना को लेकर जो एक राष्ट्रीय आपदा आई है, इसके लिए पीएम केयर फंड बनाया गया, जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से बना हुआ है। नहीं, वो पीएम तो फंड तो उन्होंने अपने लिए इसलिए कर लिया है कि शादी वादी करेंगे तो उनको खर्च की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी पैसे से वो खर्च करेंगे। वो हिंदुस्तान की जो गरीब हिंदुस्तान के जो आवाम है वो उसके लिए फंड नहीं है, वो उनके पर्सनल खर्चे के लिए है, इसलिए उन्होंने अपने नाम से कर रखा है। उसमें किसी को नहीं बोलना चाहिए। मुमकिन है कल वो शादी कर लें, बच्चे होंगे तो कहाँ से खर्च करेंगे, तो उसी पैसे से वो खर्च करेंगे। जाहिर तौर पर उन्होंने मना भी कर दिया है कि कोई उसका हिसाब नहीं मांगा जाएगा, तो हम उनसे हिसाब भी नहीं मांग रहे हैं। हम चाह रहे हैं जब शादी अगर वो करें तो हमको बुला लें। जाहिर तौर पर जुमलों की फहरिस्त में एक जुमला और उसमें जुड़ गया है। पूरी देश की जनता को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री टीवी पर नमूदार होते हैं और अपने 33 मिनट के भाषण में 17 बार 20 लाख करोड़ का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ये पैकेज है, महा पैकेज है, जिस पर मीडिया का एक बड़ा धड़ा, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, उसने बहुत ज़्यादा उसको हाइप किया। 20 लाख करोड़, जबकि रिजर्व बैंक 12 लाख करोड़ पहले दे चुका था, 4 लाख करोड़ फिर दिए। इस तरह से ये देखा गया, 12 लाख करोड़ दे दिया गया और 4 लाख करोड़ उसके खजाने में है। तो कैसे ये 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से, छोटा सा चैनल है लेकिन छोटे ही बड़े होते हैं, चैनल के माध्यम से मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ हिंदुस्तान को कि हमारे प्रधानमंत्री को अगर ये कह दिया जाए कि आप साइन बोर्ड पर या बोर्ड पर 20 लाख करोड़ रुपए लिख दीजिए, तो उनको मालूम भी नहीं होगा कितने जीरो इसमें लगाए जाएंगे। वो तो सिर्फ ऐलान करते हैं, उनको जीरो नहीं मालूम है, वो लिख नहीं सकते हैं 20 लाख करोड़। तो जो लिख नहीं सकता वो दे भी नहीं सकता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। एक सवाल हमारा आपसे ये है कि जिस तरह से आप काफ़ी एक दौर आपने देखा सहाफ़त का, उस वक्त भी मीडिया हुआ करती थी, प्रिंट मीडिया भी हुआ करती थी, इलेक्ट्रॉनिक भी होती थी, और आज का दौर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है और एक मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, एक बड़ा तबका है मीडिया का, जिस तरह से उसने डेमोक्रेसी को क्रम्पल करने की कोशिश की है, झूठी और भ्रामक खबरें फैलाकर सत्तारूढ़ दल को फ़ायदा पहुंचाने की जो कोशिशें की है और की जा रही हैं, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? भाई देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री जी 20 लाख करोड़ लिखना नहीं सीखेंगे तो ये जो गोदी मीडिया में बैठे हुए बदमाश एंकर हैं, समझे आप, जो इस मुल्क को कम्युनल बनाना चाह रहे हैं, जो मुफ्त में हिंदू मुस्लिम का तमाशा करना चाह रहे हैं, इन सब को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, इन सब को सजा नहीं दे सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनको गिरफ्तार करना चाहिए। इनके पास जितनी दौलत है वो लूट लेनी चाहिए। जैसे दाऊद इब्राहिम का मकान छीन करके गिरा दिया गया था, वैसे इनकी भी जो दौलत है वो छीन लेनी चाहिए और इन एंकरों की वो इमारतें गिरा देनी चाहिए जो हराम के पैसे थे और गरीब हिंदुस्तानियों की इज्जत को बेच करके जो इन्होंने बनाया है वह लूट लेना चाहिए। तब हम माने कि आपने ये सलूक किया है, सबके साथ किया है। आखिरी सवाल, क्योंकि अब 5 ये जितने भी हैं ये सब सियासत के, ये सब दाऊद इब्राहिम हैं। इनके साथ अगर वही सज़ा नहीं होती है तो इसका मतलब है हमारी हुकूमतें बेईमान हैं।
इनको गिरा देना चाहिए। बिल्कुल जाहिर तौर पर जो लोग हिंदुस्तान की कौमी यकजहती पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनकी जगह या तो जेल में होनी चाहिए या फिर दोज़ख में होनी चाहिए। दोज़ख करेंगे हम नहीं जानते, हम यही हिंदुस्तान में मारपीट के बराबर कर रहे हैं। जाहिर तौर पर आखिरी सवाल, क्योंकि 5 दिन बचे हैं इस अशरे के ख़त्म होने में और ईद आने वाली है, मुल्क के लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं, ईद किस तरह से मनाएं? मैं अपने हिंदुस्तान के खास तौर से हिंदुस्तान के जो मुसलमान भाई हैं उनसे मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, उनसे एक गरीब आदमी गुजारिश कर रहा है कि इस बार आप कपड़े मत बनवाइए। अपने लिए कपड़े खरीदते वक्त ये सोचिएगा कि आप कपड़ा नहीं, अपने लिए कफन खरीद रहे हैं। आप कुछ मत खरीदिए, आप वो पैसा बचाइए और हिंदुस्तान के गरीबों को, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, जो ज़रूरतमंद हैं, जो भूखे मर रहे हैं, जो दवा के लिए मर रहे हैं, उनको जाकर के वो पैसे दे दीजिए। अगर आप कपड़े बनवा रहे हैं, पहन रहे हैं, तो सिर्फ इतना तो एहसास कीजिएगा कि शायद ये कपड़े नहीं हैं, कफन है जो हम पहनने जा रहे हैं। आखिर में इस इंटरव्यू का अख्ताम करेंगे आपके किसी एक शेर के साथ। अब इसमें शेर क्या कहा जाए, जो हालात हैं मुल्क के, जिस समत नजर डालिए शोले हैं धुआं है, मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरा मुल्क कहाँ है। तो हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस समत नजर डालिए शोले है धुआं है, मैं ढूंढ रहा हूँ मेरा मुल्क कहाँ है। जी हाँ, मौजूदा वक्त में जो हिंदुस्तान की तस्वीर है वो सारी दुनिया के लोगों के सामने है और इस तस्वीर को देखना कोई भी पसंद नहीं करेगा। इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही।